हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मा माइंड्स चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिकल फार्मेसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। सर, ये सीरीज तो लाइव होती है, ये रिकॉर्डिंग कैसे हो रही है? ठीक है, तो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हमें ये दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। ठीक है, तो मेक श्योर उससे क्या फ़र्क पड़ता है ना। क्वेश्चन तो वही रहेंगे, है ना। तो पहले 25 क्वेश्चन हमने लाइव सॉल्व कराए थे, तो उसको जाके आप देख लेना। और 25 क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व कराने वाला हूँ, 26 से लेके 50 ये क्वेश्चन फिजिकल फार्मेसी के। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। और जिसको फिजिक्स से डर लगता है तो भाई ये पहला वाला पार्ट देख लेना, काफ़ी अच्छा पार्ट रहा हमारे लिए। काफ़ी अप्रिशिएट भी किया बच्चों ने कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, काफ़ी कंसेप्चुअल थे, है ना। तो ज़रूर ये पार्ट एक बार जाके चेकआउट करना, यू विल हैव लॉट ऑफ फन। ठीक है, तो इस पार्ट में हम करने वाले हैं 26 से लेके 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे फिजिकल फार्मेसी के बहुत अच्छे प्यारे से 25 क्वेश्चन। ठीक है, सो दैट्स माय इंट्रो एज रिटन हेयर, यू कैन सी। चलो, तो अब हम आगे चलते हैं और चीज़ें डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जी पैड टेस्ट सीरीज स्टिल एक्टिव है, जो परचेज करना चाहता है यू कैन परचेज। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, आई टेक द पेन। तो ये सीरीज आपको मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये में। इट इज़ द मोस्ट अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज फॉर जी पैड 2025 इन इंडिया राइट नाउ, जिसमें 10 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, 5 फुल सिलेबस टेस्ट, 1800 से ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, सब में लगभग एक्सप्लेनेशन मिलेगा। सर, ये कैसे हम परचेज कर सकते हैं? तो कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ वहाँ पे एक बैच कोड भी मेंशन रहेगा, उसको जाके अप्लाई करना और आप इस कोर्स को परचेज कर पाओगे ओनली एट 300 रुपीज़। ठीक है, तो काफ़ी इफेक्टिव रहेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए इफ़ यू रियली वांट टू गो विद दिस। चलो, तो अब हम आगे चलते हैं। चलो, ओके। तो ये कुछ फ्री टेस्ट सीरीज है हमारे यहाँ ऑलरेडी रनिंग है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो। संडे को टेस्ट सीरीज चलती है और काफ़ी बच्चे, ओवर 100+ स्टूडेंट्स आर गिविंग दिस राइट नाउ। ठीक है, तो इसके लिए आपको बैच कोड डालना है और ये वाला बैच कोड है। फार्मामेड का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, बैच का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करो, प्लस साइन आएगा, उसमें जाके बैच कोड डालो, रिक्वेस्ट आएगी, हम एक्सेप्ट करेंगे। और फ्री एम जी पैड टेस्ट सीरीज जो संडे संडे को होती है, जिसका एक्सप्लेनेशन मैं मंडे और थर्सडे को आके सॉल्व कराता हूँ, तो वो टेस्ट आप पहले सॉल्व कर सकते हो, फिर मेरे साथ आके क्या मैंने गलती करी, चलो भाई आकाश सर के साथ देखते हैं, है ना, वही वाली बात है बस। ठीक है, तो फ्री टेस्ट सीरीज है, बिंदास ज्वाइन करो एंड मेक श्योर टू यूटिलाइज दिस टू मैक्सिमम ऑफ इट्स पोटेंशियल, है ना। चलो, ओके, आगे चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है? बिल्कुल हाँ, सही बात है, रियोलॉजी चैप्टर का ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सूडोप्लास्टिक फ्लो इज कॉल्ड एज shear थिनिंग सिस्टम। मतलब सूडोप्लास्टिक फ्लो जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? shear थिनिंग सिस्टम। इसका मतलब क्या है? जितना ज्यादा फोर्स, जितना ज्यादा shear हम लगाएंगे, लिक्विड उतना थिन मतलब पतला होता चला जाएगा, उसकी विस्कोसिटी उतनी घटती चली जाएगी। ठीक है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। अगर आपको नहीं पता था तो उसको नोट डाउन कर लो, सूडोप्लास्टिक फ्लो, सूडो प्लास्टिक फ्लो, ये shear थिनिंग होते हैं। shear थिनिंग मतलब जितना ज्यादा आप shear या फोर्स लगाओगे, लिक्विड की विस्कोसिटी, लिक्विड की विस्कोसिटी उतनी कम हो जाएगी, लिक्विड उतना पतला हो जाएगा। ठीक है, दूसरा डायलेटेंट फ्लो। डायलेटेंट फ्लो ये होता है क्या? shear थिकनिंग। देयर इज अ डिफरेंस। shear थिकनिंग, shear थिकनिंग मतलब जितना ज्यादा shear आप फोर्स लगाओगे, लिक्विड उतना ज्यादा विस्कस गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, सूडोप्लास्टिक इज shear थिनिंग एंड डायलेटेंट इज shear थिकनिंग, ये डिफरेंस याद रखना। चलो, जैसे हम shear लगाएंगे तो जेल जो होता है वो सोल में कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, सूडोप्लास्टिक फ्लो shear थिनिंग सिस्टम है और यहाँ जेल सोल में कन्वर्ट हो जाता है, तो दोनों ही सही हैं। और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, तो अगर आपने ए चूज किया है तो आपको मिल जाएगा +1। देखते हैं कि एंड में आपके आउट ऑफ 25 कितने बनते हैं। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो अगर सही किया तो +1, गलत हुआ तो 0। चलो, लेट्स सी कितने आप करते हैं। ठीक है, चलो, तो ये सारी चीजें हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लो होते हैं, डायलेटेंट, सूडोप्लास्टिक और प्लास्टिक फ्लो। ठीक है,
तो दिस मस्ट हैव बीन कवर्ड इन रियोलॉजी, रियोलॉजी का जो चैप्टर है उसमें आपने ये कवर किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ रियोलॉजी। अगेन रियोलॉजी चैप्टर से क्वेश्चन है कि जो रियोलॉजी है उसका एप्लीकेशन क्या है। रियोलॉजी इज नथिंग बट इट इज फ्लो ऑफ लिक्विड, किस तरह से लिक्विड फ्लो करता है, ठीक है, उसी की स्टडी को हम रियोलॉजी बोलते हैं। इसमें विस्कोसिटी वगैरह कंसेप्ट आ जाता है। तो पूछा गया है कि इसमें से एप्लीकेशन कौन कौन सा है। पहली बात कि मटेरियल मिक्स होगा फ्लो करेगा, हाँ ये रियोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। साथ ही साथ किसी डोसेज फॉर्म को पैकेज कर पाएंगे कंटेनर के अंदर, हाँ बिल्कुल सही बात है ना। देखो सीधी सी बात है, लिक्विड अगर ज़्यादा फ्लो हो रहा है या कम फ्लो हो रहा है तो इस बेसिस पे हम इसकी पैकेजिंग भी डिटरमाइन कर पाएंगे ना कि इसको पैकेज किस तरीके से करना है ना। नेक्स्ट, एक्सट्रूशन ऑफ डोसेज फॉर्म फ्रॉम ट्यूब, किसी ट्यूब से डोसेज फॉर्म को बाहर निकालना है, इसमें भी रियोलॉजी लगेगी। क्यों? मान के चलो कि आपके पास कोई ट्यूब है, ठीक है, अब ट्यूब के अंदर जो लिक्विड है वो ज़्यादा विस्कस है, आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको निकालने के लिए, कम विस्कस है तो वो आराम से निकल जाएगा। तो ये भी रियोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि अगर हमें सिरिंज या नीडल से डोसेज फॉर्म को पास कराना हो, ऑफ कोर्स सी बात है, अगर वो कम विस्कस है तो आसानी से पास करेगा, ज़्यादा विस्कस है तो दिक्कत आएगी। तो ये सारे के सारे फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन है, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो अगर ये भी हो गया +1 और 2 मार्क्स आपके बन चुके हैं। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, ठीक है, ये तो सीधे सीधे डेफिनेशन पूछी हुई है, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आता तो भाई नहीं आता, नोट कर लेना। द shearing force required to produce a velocity of 1 centimeter per second between two parallel plane of liquids each 1 centimeter cube in area and separated by a distance of 1 centimeter is termed as unit। कुल मिला के इससे कंफ्यूज मत होना, इट इज डायरेक्ट डेफिनेशन, ये डायरेक्ट डेफिनेशन है जिसको आप याद कर सकते हो, नहीं तो बस समझ भी सकते हो, है ना। वैसे समझने का ज़्यादा है नहीं, अब समझने जाएंगे तो बहुत डिटेल्ड है, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है, डेफिनेशन पता है किसकी है? यूनिट विस्कोसिटी की, ठीक है, यूनिट विस्कोसिटी, ठीक है। अब यूनिट विस्कोसिटी की यहाँ डेफिनेशन लिखी है, अब यहाँ पूछा गया डाइन्स पॉइस ग्राम पर सीसी या सेंटीमीटर, तो आप सबको पता होगा और बिल्कुल ही पता होगा विस्कोसिटी की यूनिट होती है पॉइस, तो आंसर हो गया बी, ठीक है। तो ऐसे रिलेट करके याद करना था। विस्कोसिटी आपने समझ लिया कि भाई ये डेफिनेशन विस्कोसिटी की है, ठीक है, यूनिट विस्कोसिटी की, और इसकी खुद की यूनिट होती है पॉइस, पॉइस या सेंटीपॉइस, पॉइस या सेंटीपॉइस। तो ये बात याद रखना और ये डेफिनेशन अपनी कॉपी में डाल लेना। चलो नेक्स्ट, ओके आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विस्कोमीटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टोक्स लॉ। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, ब्रिलियंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा कंसेप्ट आपको पता हो ना स्टोक्स लॉ का तो अभी का भी आंसर बन जाएगा, बताऊं? चलो, तो बेसिकली मान के चलो कि ये आपके पास एक बीकर है, बहुत बड़ा सा बीकर है, ठीक है। अब इसके अंदर आपने कोई गाढ़ा सा लिक्विड, जैसे मान के चलो शहद, हनी डाल रखा है, जस्ट इमेजिन। आप ऊपर से बॉल गिराते हो, ठीक है, बॉल नीचे आती है। अब सीधी सी बात है, ये इतना विस्कस फ्लूइड है, गाढ़ा फ्लूइड है, तो ये बॉल आसानी से नीचे चली जाएगी? नहीं जाएगी। ये जो फ्लूइड होगा इस पर फोर्स लगाएगा, ये फ्लूइड इस पर फोर्स लगाएगा, तो ये कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहा है, ठीक है। या फिर इस फ्लूइड का, विस्कस फ्लूइड का इस फॉलिंग स्फीयर पे, ये स्फीयर ही तो है, इस पे क्या इंपैक्ट होगा, यही चीज हमें स्टोक्स लॉ बताती है, ठीक है। अब ढूंढ लो यहां पर फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर, तो स्टोक्स लॉ पे बेस्ड होता है फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर, जहां पे एक स्फीयर फॉल कर रहा है एक विस्कस फ्लूइड के अंदर, जैसे कि शहद या हनी, ठीक है। बाकी इस लॉ को अच्छे से पढ़ लेना, फिजिकल फार्मेसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको डिटेल में पढ़ लेना इफ यू हैवंट, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। चलो नेक्स्ट, ओके ओके, हम काफी आगे आ गए, जस्ट अ सेकंड, हाँ ठीक है ठीक है, ओके ओके। एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है मिस है यहाँ से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेट्स गो विद द फ्लो। डायलेटेंट फ्लो इज कैरेक्टराइज एज अ रिवर्स फिनोमिनन ऑफ, कितना आसान क्वेश्चन है, अगर पहला क्वेश्चन आपने मेरा ध्यान से सुना होगा तो तुरंत आंसर आ जाएगा। डायलेटेंट फ्लो क्या होता है? शेयर थिकनिंग, तो उसका उल्टा क्या होगा? शेयर थिनिंग, शेयर थिनिंग बोले तो सूडोप्लास्टिक, ठीक है।
बी आंसर हो गया। चलो +1 और, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, फ्लूडिटी इज अ टर्म एसोसिएटेड विद न्यूटोनियन फ्लूइड एंड इक्विवेलेंट टर्म इन प्लास्टिक फ्लो फ्लूइड इज। तो बेसिकली बोला गया है कि न्यूटोनियन फ्लूइड्स के साथ एक टर्म एसोसिएटेड होता है फ्लूडिटी। मैं मतलब समझाता हूँ। कोई लिक्विड के पास फ्लो करने की एबिलिटी होती है। जैसे आप बैठे हो, आपके सामने एक ग्लास है, उसमें पानी है, वो ग्लास गिर गया तो पानी फ्लो करने लगता है, खुद की प्रॉपर्टी है उसकी, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं फ्लूडिटी। इतना समझ आ गया, ठीक है। अब प्लास्टिक फ्लो फ्लूइड जो होते हैं ना, जब प्लास्टिक फ्लूइड्स होते हैं तो पूछा गया है कि प्लास्टिक फ्लूइड्स के टर्म्स में हम फ्लूडिटी को क्या बोलेंगे। मैं दोबारा समझाता हूं। न्यूटोनियन फ्लूइड्स के अंदर फ्लूडिटी की प्रॉपर्टी होती है, पानी गिर गया खुद से फ्लो होने लग गया, वो उसकी फ्लूडिटी प्रॉपर्टी है, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे थे न्यूटोनियन फ्लूइड्स की। अगर मैं बात करूं प्लास्टिक फ्लूइड्स की, तो सेम प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? मोबिलिटी, मोबिलिटी, मोबिलिटी। जो प्लास्टिक फ्लूइड्स होते हैं उसमें क्या होता है, ध्यान से सुनो। प्लास्टिक फ्लूइड्स के अंदर क्या होता है कि आप फोर्स लगाते रहते हो, फोर्स लगाते रहते हो जब तक एक वैल्यू रीच ना हो जाए। जब वो वैल्यू रीच होती है उसके बाद लिक्विड फ्लो करने लगता है। उस वैल्यू को बोलते हैं यील्ड वैल्यू। नोट इट डाउन, ठीक है। तो प्लास्टिक फ्लूइड के अंदर क्या होता है, आप फोर्स लगा रहे हो, लगा रहे हो, लगा रहे हो, लिक्विड फ्लो ही नहीं कर रहा। लेकिन जब ये यील्ड वैल्यू, ये एक लिमिट होती है, ये लिमिट रीच हो गई, उसके बाद फिर लिक्विड फ्लो करने लगता है प्रॉपर वे में, ठीक है। तो ये बात याद रखना। और यहां पर इसी टर्म को मोबिलिटी बोला जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, वही चीज लिखी हुई है, प्लास्टिक फ्लो बिहेवियर। थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। प्लास्टिक फ्लो के अंदर क्या होता है, प्लास्टिक फ्लूइड्स की बात कर रहे हैं, इनको यील्ड स्ट्रेस चाहिए होता है। मतलब स्ट्रेस, हमें फोर्स लगाना पड़ता है ताकि फ्लो करने लगे। जैसे मैंने बताया कि आप फोर्स लगा रहे हो, कुछ भी फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन एक समय के बाद जैसे ही फोर्स इस वैल्यू यील्ड स्ट्रेस या यील्ड वैल्यू के ऊपर जाता है, फ्लूइड फ्लो करने लगता है, ठीक है। वंस दिस स्ट्रेस इज एक्सीडेड, जैसे ही स्ट्रेस एक्सीड हो जाता है, मतलब एक वैल्यू बहुत लेवल तक बढ़ जाती है, ठीक है, तब वहां पर वो फ्लो करने लगता है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तब वो लिक्विड फ्लो करने लगता है एक बार जब मैं उस वैल्यू को क्रॉस कर जाऊं, है ना। बोलते ना हम लोग, यार तू बहुत परेशान कर रहा, अगर इसके बाद तूने कुछ बोला ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बस उसके साथ भी ये सीन है। ये एक वैल्यू होती है, इस वैल्यू को जब हम फोर्स लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, प्लास्टिक फ्लूइड को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो फ्लो ही नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही हमने इस वैल्यू को क्रॉस कर दिया, यील्ड वैल्यू को, तब वो फ्लो करने लगता है ना, तब उसकी हद पार हो जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला फॉर गिब्स फेस रूल? गिब्स फेस रूल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये आपने फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, है ना। फिजिकल फार्मेसी में क्वेश्चन डाल रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल फार्मेसी, काफ़ी बार इन सब्जेक्ट्स को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किया गया है जीपैट के अंदर। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है और दोनों बहुत ही डिफरेंट एक दूसरे से, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। करेक्ट फॉर्मूला, इफ यू डोंट नो, ये फॉर्मूला है, नहीं पता था नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और आपका होमवर्क है गिब्स फेस रूल को डिटेल में पढ़ लेना, क्या बताता है ये, ठीक है। बताने को मैं बता सकता हूँ। बेसिकली एक सिस्टम होता है, ठीक है। इस सिस्टम को बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर। तो बेसिकली मैं इन फैक्टर्स को कितना चेंज करूंगा कि मेरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में ही मेंटेन रहे, इक्विलिब्रियम में ही मेंटेन रहे, ठीक है। बाकी फिलहाल आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन जी पैट में 2 बार आया हुआ है। एक बार फॉर्मूला पूछा था जो ये क्वेश्चन है, और एक बार इसका एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो साथ साथ में ये भी मैं आपको बताते चल रहा हूँ कि आपके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। स्टोक्स लॉ, गिब्स फेज रूल, दीज आर इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू विच लॉ एट डेफिनेट टेम्परेचर, कौन से लॉ के अकॉर्डिंग डेफिनेट टेम्परेचर पे, एक फिक्स, मतलब हमने एक टेम्परेचर को बांध लिया, उस प्रेशर, उस टेम्परेचर पे द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इन अ लिक्विड मिक्सचर is equal to vapor pressure in the pure state multiplied by mole fraction of the component। देखो अब ऐसा क्वेश्चन है, बिल्कुल डरना नहीं, एक ट्रिक बताता हूँ। जहां भी आपको मोल फ्रैक्शन दिख जाए ना, मोल फ्रैक्शन, सीधे सीधे लगा दो रॉल्ट लॉ,
ठीक है, क्योंकि रॉल्ड्स लॉ में ही मोल फ्रैक्शन की बात होती है, और कि जितने भी लॉ हैं, डाल्टन लॉ, रॉल्ड लॉ, हेंडरसन, हेनरी लॉ, इसको लेके मैं अगले संडे को एक वीडियो, मैंने लाइव में भी बोला था, दोबारा बोल रहा हूँ, संडे को एक वीडियो आएगी, अगले संडे 7 अप्रैल 6 अप्रैल जो भी है, तो इस वीडियो को देख लेना, मैं सारे लॉज को एक्सप्लेन कर दूंगा विद देयर फॉर्मूलाज। ठीक है, बस यहाँ पे याद रखना, अगर आपको ऐसा कुछ लिखा हुआ है, डेफिनेशन लिखी है, और आपको मोल फ्रैक्शन दिख जाए, मोल फ्रैक्शन, रॉल्ट लॉ, ठीक है। चलो, बाकी ये पूरी डेफिनेशन, इसका मतलब क्या है और इसका फॉर्मूला क्या है, संडे की वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सरफेस टेंशन, डायरेक्ट क्वेश्चन है, सरफेस टेंशन क्या होगा पानी का एट 25 डिग्री सेल्सियस। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 72 डाइन पर सेंटीमीटर, ज़्यादा सोचने का था नहीं इसमें, सी आंसर है, आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं पता तो नोट डाउन कर लेना, है ना। चलो, बिंगम बॉडीज आर, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ नहीं, बहुत ही आसान, बहुत ही बेहद इजी क्वेश्चन, अगेन रियोलॉजी का क्वेश्चन है, रियोलॉजी से हर साल एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं ना, मोस्टली आ जाते हैं। तो बिंगम बॉडीज कुछ नहीं, प्लास्टिक फ्लूइड्स होते हैं, प्लास्टिक फ्लूइड्स, इन्हीं को बिंगम बॉडीज बोला जाता है, अगर नहीं पता था तो नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और इन्हीं के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यील्ड वैल्यू लगती है, मतलब फोर्स लगाते जाओगे लिक्विड फ्लो नहीं करेगा, फिर आप यील्ड वैल्यू को क्रॉस कर दोगे तब लिक्विड फ्लो करने लगेगा विद अ सर्टेन विस्कोसिटी, ठीक है। चलो, प्लास्टिक फ्लूइड, बिंगम बॉडीज, व्हेन एचएलबी वैल्यू सर्फेक्टेंट, जब सर्फेक्टेंट की एचएलबी वैल्यू 10 से 11 होती है तो वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से काम करता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है सरफेस टेंशन, या आपका जो टॉपिक है फिजिकल फार्मेसी में इंटरफेशियल टेंशन से, इंटरफेशियल टेंशन, ये सर्फेक्टेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विदाउट फेलियर इसको बिल्कुल भी आप छोड़ना नहीं, फेल नहीं, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए सर मैं भूल गया ये टॉपिक पढ़ना, ये वैल्यूज़ याद करना भूल गया, बिल्कुल नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये गलती मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 10 से 11 क्या होगा, एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो 0 से 9 और 9 से 18, ठीक है, एक बहुत ही बेसिक लेमन लैंग्वेज बता रहा हूँ, नीचे वाली साइड पे, ठीक है, क्या होता है, ये होते हैं लिपोफिलिक, ठीक है, लिपोफिलिक बोल सकते हो या बोल सकते हो हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक। अब 9 से 18 जो वैल्यू जाती है यहां पर क्या होगा, हाइड्रोफिलिक हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोफिलिक हो जाएगा, या यूं बोलो कि लिपोफोबिक हो जाएगा, है ना, दोनों का एक ही मतलब है ना। चलो अब देखो 10 से 11 लिखा है, 10 से 11 मतलब ये 9 के ऊपर आ रहा है, मतलब ये हाइड्रोफिलिक वाला है। देखो सॉल्युबलाइजर भी हाइड्रोफिलिक में आता है लेकिन इसकी रेंज काफ़ी ऊपर होती है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑयल इन वाटर इमल्सिफायर, क्योंकि ऑयल इन वाटर, इमल्शन कहाँ बन रहा है, वाटर में, मतलब मेन कंपोनेंट क्या है, वाटर, और वाटर है मतलब हाइड्रोफिलिसिटी, ठीक है। चलो तो आंसर आपका बी हो जाएगा, ये चीज़ याद रखना। देखो ये रहा, जैसे मैंने बोला कि जो सॉल्युबलाइजर या सॉल्युबलाइजिंग एजेंट होते हैं इनकी वैल्यू 15 से 18 होती है, काफ़ी ऊपर होती है, डिटर्जेंट 13 से 15, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ पर आ जाएंगे ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट 8 से 16, तो 10 से 11 के बीच में ही आ गया ना, आया कि नहीं आया बेटा, आ गया ना। चलो फिर आते हैं वेटिंग एंड स्प्रेडिंग एजेंट 7 से 9, ये भी याद कर लेना, बहुत बार पूछा गया है। फिर वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट 3 से 6, और एंटी फोमिंग एजेंट 2 से 3, ये काफ़ी बार पूछा गया है, ये काफ़ी बार पूछा गया है, ये काफ़ी बार, ये सब पूछा गया है, ये सब का सब पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरी स्केल पढ़ लेना। इसका नाम होता है HLB या फिर ग्रिफिन स्केल, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है आपके प्रिपरेशन के लिए। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल पॉइंट विस्कोमीटर इज नोन एज हॉपलर विस्कोमीटर, तो कौन से सिंगल पॉइंट, दो टाइप के विस्कोमीटर होते हैं, ये भी अगेन रियोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है, विस्कोसिटी रियोलॉजी उसी में पढ़ते हैं सारी चीजें। दो टाइप के होते हैं, सिंगल पॉइंट, मल्टी पॉइंट, मल्टीपल पॉइंट, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म मल्टी पॉइंट। तो इसमें बोला गया कौन से सिंगल पॉइंट विस्कोमीटर को हॉपलर विस्कोमीटर बोला जाता है, आंसर है पॉलिंग स्फीयर, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट, कुछ ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इमल्सिफायर इज यूज्ड टू स्टेबलाइज द इमल्शन ऑफ वाटर इन ऑयल टाइप, कौन सा इसमें से इमल्सिफायर है जो कि इमल्शन ऑफ वाटर इन ऑयल, मतलब मेन क्या है, ऑयल वाले इमल्शन को बना रहा है, मेन कंपोनेंट ऑयल है,
वो कौन सा है? याद रखना स्पैन 20 जो है ना, उनको भैया होता है लिपिड से प्यार। ठीक है, लिपिड से क्या होता है? प्यार होता है। सर सच में होता है क्या? मतलब समझने के लिए इतना समझो कि भैया जो स्पैन होता है ना, वो लिपिड्स की तरफ थोड़ा ज़्यादा जाता है। ठीक है, तो ये जो है वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन बनाने में हेल्प करेगा, स्पैन 20। ठीक है, चलो, तो ये हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इज अ प्राइमरी प्रॉपर्टी मेजर्ड इन रियोलॉजिकल स्टडी ऑफ अ मटेरियल? इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है क्या? आप खुद ही सोचो, इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन हो सकता है? रियोलॉजिकल हम पढ़ते क्या है? कितना बकवास क्वेश्चन है, विस्कोसिटी। चलो, विस्कोसिटी तो पढ़ते हैं, फ्लो ऑफ फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। Measurement of surface and interfacial tension can be carried out by following method except, ये नहीं भूलना होता कभी। एक्सेप्ट मतलब इसमें से कौन सा मेथड है जिससे आप सरफेस और इंटरफेशियल टेंशन नहीं निकाल सकते? रिंग डिटर्मिनेशन से आप कर लेते हो, विल हेमी प्लेट से भी आप कर लेते हो, विल्सन मेथड से आप नहीं कर सकते। इफ यू डोंट नो तो आप लिख लेना विल्सन मेथड। किससे कर सकते हैं? रिंग डिटर्मिनेशन वाले मेथड से हम कर लेते हैं। इसका ना थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं, इंटरेस्टिंग रहेगा। आंसर आपका विल्सन मेथड है, बी है। तो सबसे पहला विल हेमी प्लेट मेथड है। इससे हम क्या करते हैं? ओके, इससे हम सरफेस टेंशन निकाल लेते हैं। ठीक है, अब पूरा मेथड पढ़ने की जरूरत नहीं था, डीप नहीं आएगा, बस आप इतना याद रखना, विल हेमी मेथड सरफेस टेंशन निकालने के काम आता है। ये आपकी काम की चीज़ है, हर चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट स्टडी, ठीक है, स्मार्ट स्टडी। चलो आगे बढ़ते हैं। रिंग डिटर्मिनेशन, मैंने बोला रिंग डिटर्मिनेशन मेथड, तो ये भी मेथड जो होता है जिसे ड्यू नोए रिंग मेथड बोलते हैं, इस मेथड से भी हम सरफेस टेंशन निकाल लेते हैं। दूसरा मेथड है। तीसरा कैपिलरी राइज मेथड, इस मेथड से भी हम सरफेस टेंशन कैन बी कैलकुलेटेड। तो तीन मेथड आपको मिल गए यहाँ पर, रिंग डिटर्मिनेशन, कैपिलरी राइज, विल हेमी प्लेट। विल्सन मेथड अलग मेथड है, वो सरफेस टेंशन का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन से दो कॉन्सेप्ट तैयार हो गए। क्या कॉन्सेप्ट तैयार? पहली बात तो विल्सन मेथड का पता लग गया कि वो इस्तेमाल नहीं करते, कौन से इस्तेमाल करते हैं वो तीन मेथड हमें यहाँ पे पता लग गए, है ना। इसमें से अगर किसी को डीप में थोड़ा पढ़ना है तो ये वाला मेथड पढ़ लेना, डू नोयर रिंग मेथड। हो सकता है कि यहाँ पर प्लैटिनम कौन सी रिंग इस्तेमाल होती है ये पूछ सकता है। ठीक है, तीन चार चार मेटल दे दिए, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, आयरन। आंसर क्या? प्लैटिनम, है ना। चलो नेक्स्ट, रेंज ऑफ कार इंडेक्स इज 0 to 10 फ्लो ऑफ पाउडरनेस। जब भी ये फ्लो ऑफ पाउडर की बात आती है तो हम बात करते हैं कि भैया जितनी लो वैल्यू हो उतना अच्छा, जितनी लो वैल्यू हो उतना अच्छा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी कितना अच्छा फ्लो है पाउडर का, इस चीज़ के लिए हम दो, मेनली और भी होते हैं लेकिन दो जो है, कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स और एंगल ऑफ रिपोज देखते हैं, और इनकी वैल्यू जितनी कम हो उतना अच्छा। तो कम वैल्यू कौन है यहाँ पर? 0 to 10, ये सबसे कम वैल्यू तो है। तो यहाँ पर क्या होगा? अगर कार इंडेक्स की वैल्यू 0 से 10 है तो फ्लो एक्सेलेंट होगा, आंसर ए है। बिना किसी संकोच के आंसर लगा दो ए। ठीक है, देखो ये लिखा भी हुआ है, अगर कार इंडेक्स 0 से 10 है तो एक्सेलेंट है, फ्री फ्लोइंग है। 11 से 15 तो अच्छा है, 16 से 20 तो फेयर है, 21 से 25 तो पासिबल है, फिर भाई पुअर, और फिर तो बहुत ही बेकार आ जाता है ना। चलो, ये वैल्यूज जरूर याद कर लेना, कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स और आपका एंगल ऑफ रिपोज। क्वेश्चन आ गया, देखो एंगल ऑफ रिपोज इज कैलकुलेटेड बाय, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जल्दी से देखो, 5 सेकंड आपके पास। ठीक है, 5 सेकंड, जल्दी बताओ। tan alpha is equal to radius upon height, tan alpha is equal to plus 1 plus radius upon height, tan alpha is equal to 1 minus radius upon height, tan alpha is equal to height upon radius। आंसर ये है। ठीक है, तो tan alpha is equal to h upon r, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, और ये भी हमें पाउडर के फ्लो के बारे में बताता है, और ये भी इसकी वैल्यू जितनी कम होगी पाउडर का फ्लो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, फ्री फ्लोइंग रहेगा। ये बात भी याद रखना। तो ये दोनों टेबल याद कर लेना, एंगल ऑफ रिपोज और कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, और ये आपका फॉर्मूला। ठीक है, चलो नेक्स्ट, 44th क्वेश्चन, व्हेन एंगल ऑफ रिपोज एक्सीड, जब एंगल ऑफ रिपोज इस वैल्यू के आगे पहुंच जाए तो उस केस में हम पाउडर के फ्लो को रेयरली एक्सेप्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए। कुल मिला के हम मानते हैं कि अगर इस वैल्यू के ऊपर चला गया एंगल ऑफ रिपोज तो जो पाउडर का फ्लो है अच्छा नहीं है फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। मैंने क्या बोला था? कम वैल्यू तो अच्छा है, ज़्यादा है तो दिक्कत वाली बात है। ठीक है,
तो 25 कम है, 30 भी कम है, 50 और 60 भी कन्फ्यूजन है, इसको हटा दो, इसको हटा दो। ठीक है, आंसर यहाँ 50 है। सर आपने तो बोला जितना ज़्यादा होगा उतना खराब। हाँ मैंने बोला था, लेकिन एक लिमिट भी तो होगी कि भाई इतना खराब हो गया तो उसके ऊपर दिक्कत आएगी, तो वो लिमिट है 50। ठीक है चलो, ओके ओके, 50 डिग्रीज हो गया आपका। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 45th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स रॉल्ट लॉ। और जब भी रॉल्ट लॉ की बात आएगी मोल फ्रैक्शन की। इसमें मोल फ्रैक्शन ढूंढ लो, इसमें तो नहीं दिख रहा, इसमें भी नहीं दिख रहा। सर हमें बी में दिख रहा है और हमें सी में दिख रहा है, और हमें पता है कुछ इसमें फॉर्मूला में हम मोल फ्रैक्शन का प्रोडक्ट निकालते हैं, तो आंसर ये हो गया सी। बाकी इसकी टेंशन मत लो, संडे को मैं सारे के सारे लॉस को, इक्वेशंस को एक वीडियो, वन शॉट वीडियो में सॉल्व करा दूंगा। सॉल्व क्या है, मतलब पढ़ा दूंगा और न्यूमेरिकल भी बता दूंगा। अगर आता होगा तो ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अब मुझे लगता है न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं। तो मेनली हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेंगे, समझ लेंगे कि यार इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, और इसका फॉर्मूला याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला भी मुझे नहीं लगता अब आएगा, इतने ज़्यादा चांसेस है। फिलहाल के लिए सी आंसर है आपका यहाँ पे। 46 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिराइव्ड इक्वेशन यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पार्टिसिपल साइज। सर ये क्या होता है पार्टिसिपल, कुछ नया वर्ड आ गया। अरे नहीं, ये पार्टिकल ही है। ठीक है, पी तो उसमें बीच में हमने लगा दिया, टाइपो एरर है। एवरेज पार्टिकल साइज, ठीक है, एवरेज पार्टिकल साइज के लिए हमेशा याद रखना स्टोक्स आएगा। ठीक है, स्टोक्स ये नर्स इक्वेशन बहुत याद रखना, ये हम निकालते हैं पोटेंशियल निकालने के लिए। और आप ये पढ़ते हो कहाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री के सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो एवरेज पार्टिकल साइज निकालना है, उसके लिए स्टोक्स लॉ। और स्टोक्स लॉ मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था क्या होता है। ठीक है, बाकी जितने भी लॉज हैं मैं सारे अच्छे से संडे को आपको पढ़ा दूंगा, तो वो हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो वही चीज़ यहाँ पे दे रखी है कि हम स्टोक्स लॉ से एवरेज पार्टिकल साइज निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, हम पार्टिकल साइज की सेटलिंग वेलोसिटी देखते हैं। सेटलिंग वेलोसिटी मतलब क्या होता है, बीकर है, ठीक है, इसमें कोई पार्टिकल कितना जल्दी जल्दी सेटल कर रहा है, नीचे जा रहा है, सेटल कर रहा है। ठीक है, उसी की मदद से हम थोड़ा निकालते हैं क्या, थोड़ा पार्टिकल साइज एवरेज। हीलियम, हीलियम पिक्नोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कुछ समझने वाला है नहीं। एक सेकंड, कहाँ चला गया, हाँ, हीलियम पिक्नोमीटर किस काम आता है, ग्रैन्युलर डेंसिटी, सच्ची वाली डेंसिटी, बल्क डेंसिटी, या ऑल दी अबव। ठीक है, इफ यू नो, इफ यू नो, इफ यू डोंट नो, यू डोंट नो, मेक श्योर टू राइट इट इन योर नोटबुक। अगर आता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं आता उस केस में प्लीज़ मेक श्योर कि ये पॉइंट आपके किताब में चला जाना चाहिए, बिकॉज हु नोस कि क्वेश्चन जी पैट नाई पर IIT BHU किस में भी आ सकता है। तो आंसर है सच्ची वाली डेंसिटी, ट्रू वाली डेंसिटी, है ना। ठीक है, हीलियम पिक्नोमीटर। ओके तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हीलियम पिक्नोमीटर जो होता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम ट्रू डेंसिटी निकालते हैं किसी भी मटेरियल की। इट डिटरमाइंस द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल बाय यूजिंग हीलियम गैस डिस्प्लेसमेंट। ये इसका प्रिंसिपल हो गया, हीलियम गैस डिस्प्लेसमेंट की मदद से हम बेसिकली वॉल्यूम निकालते हैं। अब वॉल्यूम आ गई तो सबको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सर मास अपॉन वॉल्यूम। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास, वॉल्यूम आ गई तो मास तो है ही, फिर वॉल्यूम डेंसिटी भी निकल जाएगी, है ना। देखो वही चीज़ देखी, बाय नोइंग द मास ऑफ मटेरियल हमें वॉल्यूम हमने निकाल ली तो ट्रू डेंसिटी आ जाएगी। आसान है। चलो, हाउ डज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस चेंज इन लिक्विड एज डिस्क्राइब्ड। पूछा गया है कि इन सारी कंडीशन के अंदर कौन सी कंडीशन बिल्कुल फिट बैठ रही है। जब हम बात करते हैं कि अगर किसी गैस की सॉल्युबिलिटी किस तरह चेंज हो रही है लिक्विड में, मान के चलो ये एक लिक्विड है, इसमें गैस जो है वो सॉल्युबलाइज है, सॉल्युबलाइज मतलब मिक्स हो रखी है, सॉल्युबलाइज घुली हुई है। तो बताना है कि इसमें से कौन सी कंडीशन ट्रू है, कौन सी कंडीशन ट्रू है। अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी, गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, गलत। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी लिक्विड के अंदर गैस की, बिल्कुल गलत। अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो सॉल्युबिलिटी गैस की लिक्विड में घटेगी, नहीं। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, किसकी, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, तो उस केस में
डिक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो गैस लिक्विड में, लिक्विड सर कुछ तैरता हो तो बना, तो लिक्विड तो फील हो। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उस केस में गैस जो होती है वो लिक्विड में कम सॉल्युबलाइज होती है। वो कॉन्सेप्ट पता है आपको? हॉट एयर, हॉट एयर मूव्स मूव्स अपवर्ड्स, ऊपर की साइड जाती है। जब वो ऊपर की साइड जा रही है तो वो पानी में क्यों घुलेगी? पानी में क्यों घुलेगी, है ना? चलो, तो आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और भाई सेकंड लास्ट क्वेश्चन, और बहुत ही आसान क्वेश्चन। बताओ जल्दी जल्दी सोचो। इसके इसके लिए मैं आपको पूरे 20 सेकंड देता हूँ। और इस क्वेश्चन की एक सीधी सी ट्रिक है, नहीं भी पढ़ा होगा तब भी सॉल्व हो जाएगा। मतलब एटलीस्ट आप दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दोगे अभी के अभी। चलो मैं बता देता हूँ, कॉम्प्लेक्सेशन बाय एडिंग कॉम्प्लेक्सिटी एजेंट, सी का बी, सी का बी, सी का बी, हटा दो हटा दो, हो गया। और बी और सी में से चुन लो, 50-50 हो गया। हम्म सॉलिबलाइजेशन, सॉलिबलाइजेशन होता है किसकी मदद से? सरफेक्टेंट की मदद से। नहीं पता था, अब पता लग गया। और सरफेक्टेंट को बोलते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट, पता है ना आपको? ठीक है, तो टू का हो गया ए, सर टू का ए ये रहा, यहाँ पे टू का डी है, तो ये भी हो गया गलत, आंसर हो गया बी। बाकी के दो ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। और आपको क्योंकि बाकी के दो ऑप्शन भी पता लग गए तो नोट्स में डाल लेना, है ना? जैसे वन का डी, तो को सॉल्वेंसी के अंदर हम वाटर मिसिबल सॉल्वेंट डालते हैं, ये पता लग गया। फिर क्या है, फोर का सी, हाइड्रोटोफी के अंदर हम, फोर का सी, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ एडिटिव्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना? तो आंसर बी हो जाएगा। जैसे मैंने बोला, मैच द फॉलोइंग बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, सबसे ज़्यादा आसान क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने दो ऑप्शन भी पकड़ लिए तो पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज shear थिकनिंग सिस्टम। अरे यार वही क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन, shear थिकनिंग, और हमें बिल्कुल आंसर पता है सूडोप्लास्टिक, है ना? बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कर मैं ऐसा बोलूँ बिल्कुल मत मानना। हमारा क्या है, shear थिकनिंग, तो आंसर हो जाएगा डायलेटेड। इसकी स्पेलिंग बिल्कुल यहाँ सही, बिल्कुल आप सही समझ रहे हो, गलत देखिए, डायलेटेड आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो डायलेटेड सिस्टम shear थिकनिंग सिस्टम होते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है? तो विद दिस वी हैव सॉल्व फिजिकल फार्मेसी के 50 क्वेश्चन। 25 लाइव में किए थे, 25 रिकॉर्डिंग में कर लिए। तो मुझे पता ना आज की क्लास में जो अपने 25 क्वेश्चन लगाए, एक क्वेश्चन मिस था, तो 24 में से आपके कितने मार्क्स बने, ठीक है? तो ये रिकॉर्डिंग आप देख लेंगे, इसके नोट्स आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है? और साथ ही साथ कल की जो क्लास होगी मंडे लाइव में, उसमें हम लाइव सॉल्व करेंगे माइक्रोबायोलॉजी, और इसके साथ साथ HPDP, इनके क्वेश्चंस, ठीक है? 25 क्वेश्चन जो आज टेस्ट हुआ है हमारे एम टेस्ट सीरीज का एप्लीकेशन पे, बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, इसी के एक्सप्लेनेशन में कल आपको लाइव कराने वाला। 25 मंडे, 25 थर्सडे, ठीक है? चलो, तो ये 24 में से कितने क्वेश्चन बने बिल्कुल मुझे बताइएगा, बिकॉज आई वांट टू नो कि व्हाट इज योर स्कोर। बाकी कट ऑफ मेरी तरफ से इस टेस्ट की, इस वीडियो की जो मैं रखता हूँ, वो है 17 मार्क्स आउट ऑफ 24, क्योंकि इतना बनना चाहिए। क्वेश्चन आसान थे, कुछ कुछ क्वेश्चन आसान थे, कुछ टफ थे, तो ओवरऑल 17 कट ऑफ रखते हैं, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग फार्मा माइंड्स। मेक श्योर सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है? एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ठीक है? अगर आपको लगता है कि प्लेटफॉर्म पे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहे हैं, टीचर्स अच्छा पढ़ा रहे हैं, है ना? और पढ़ाई कंटिन्यू रखना, मक्खन की तरह बिल्कुल लगातार चलते रहनी चाहिए। कुछ भी डाउट हो, माई नंबर इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी, ठीक है? चाहे हमारे कोचिंग हो या किसी और कोचिंग, इट डजेंट मैटर, आई हेल्प एवरी स्टूडेंट, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच एंड मेक श्योर टू कमेंट योर मार्क्स इन द एंड।